अस्सलाम क्लास। आज के हम अपने लेक्चर में जो 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। वन इज़ म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या कॉन्सेप्ट है दैट इज़ मैसिव रिटेलिएशन एंड द थर्ड वन इज़ फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स। हम देखेंगे ये जो 3 डिफरेंट टर्म्स हैं जो डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ में यूज़ होती हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज़ होती हैं, बेसिकली इनका मतलब क्या है, ये टर्म्स जो है इनका क्या मतलब है। ये जो 3 टर्म्स हैं ये कोल्ड वॉर में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है और कुछ टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस ही कोल्ड वॉर में हुई हैं। कोल्ड वॉर आप सबको पता है कि जो 2 सुपर पावर्स थी 20th सेंचुरी की, उनके बीच में एक बहुत ही प्रोलॉन्ग वॉर को कोल्ड वॉर कहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1945 में स्टार्ट हुई एंड इट एंडेड इन 1991। अब कोल्ड वॉर जो है इट स्टार्टेड सून आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। 1945 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होती है तो कोल्ड वॉर जो उस टाइम की दो जो हैं वो मेजर पावर्स थी उनके बीच में शुरू हो जाती है इन 1945। कोल्ड वॉर में जो रशिया है, जिसको उस टाइम सोवियत यूनियन या यूएसएसआर कहते थे, वो और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये जो 2 सुपर पावर्स हैं दे केम इनकी जो है दे केम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड द कन्फ्रंटेशन स्टार्टेड बिटवीन दीज 2 मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। डिफरेंट जगहों पे इनकी जो है वो डायरेक्ट दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट एरियाज़ में इनकी जो है वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशंस होती है। दोनों की आर्मीज़ जो हैं वो डायरेक्ट जो है वो लड़ती हैं। कोरियन वॉर है, इसी तरह से वियतनाम वॉर है, आप देख लें अफ़गानिस्तान में ये दोनों लड़े हैं। इसी तरह से जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ पे इनकी जो है वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन रही है कोल्ड वॉर में। लेकिन इवेंचुअली 1991 में क्या होता है कि जो सोवियत यूनियन है उसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, उसके टुकड़े हो जाते हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स बन जाती हैं और कोल्ड वॉर केम टू एन एंड। और एक यूनिपोलर वर्ल्ड हम देखते हैं, जिसमें यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है जिसमें सोल सुपर पावर, अमेरिका को हम एज अ सोल सुपर पावर, एज अ सिंगल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड के तौर पे देखते हैं और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में आ जाता है जिसको यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जी म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन क्या थी। Mutual assured destruction or mutually assured destruction is a doctrine of military strategy and national security policy in which a full-scale use of high-yield weapons of mass destruction by 2 or more opposing sides would cause the complete annihilation of both the attacker and the defender। वो कहते हैं कि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रेटजी है या एक ऐसी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है जिसमें एक फुल स्केल हाई यील्ड वेपन्स यूज़ होते हैं दोनों तरफ से, दोनों एनिमीज़ की, दोनों ओपोनेंट्स की तरफ से, और उसमें मैस डिस्ट्रक्शन होती है। और मैस डिस्ट्रक्शन किसकी होती है? किसी एक साइड की नहीं होती, बल्कि अश्योर करता है दोनों साइड्स में मैस डिस्ट्रक्शन को। इसलिए आप देखिए इसके नाम से ही टर्म के बहुत क्लियर है, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। वर्ड म्यूचुअल यहाँ पे शो कर रहा है कि दोनों साइड से या जितनी भी पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी उनकी जो डिस्ट्रक्शन है वो होगी। सो म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन में वह कहते हैं कि ऐसे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन यूज़ होने का ख़तरा होता है जिसमें दोनों साइड्स की मुकम्मल तबाही का ख़तरा होता है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इट इज़ बेसिकली ऑन द थियरी ऑफ डेटरेंस where the threat of using strong weapons against the enemy prevent the enemy's use। ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि डेटरेंस का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में समझाया था कि डेटरेंस क्या होती है, न्यूक्लियर डेटरेंस क्या होती है। इसमें वो यही कहते हैं कि ठीक है, ये बेस करता है थ्योरी ऑफ डेटरेंस पे कि आप वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को जो है वो यूज़ ना करें, आप डेटर करें वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को यूज़ होने से। और ये कब हो सकता है? जब दोनों जो पार्टीज़ होंगी उनके पास इक्वल कैपेबिलिटी होगी। डेटरेंस का यही मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। The strategy is a form of Nash equilibrium in which neither side, once armed, has any incentive to initiate a conflict or to
डिसआर्म। वो कहते हैं कि जो स्ट्रैटेजी है इक्विलिब्रियम पे बेस करती है, ठीक है। दोनों जो पार्टीज़ होती हैं, जो अपोनेंट्स होते हैं, जो एनिमीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अपनी पावर को बैलेंस करने की, अपनी पावर को इक्वल करने की, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। The doctrine of mutual assured destruction assumes that each side has enough nuclear weapon to destroy the other side. वो कहते हैं कि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन में आप ये चीज़ अज्यूम करते हैं कि हर साइड के पास इस हद तक न्यूक्लियर वेपन है कि वो दूसरी साइड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान बोथ हैव म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि दोनों के पास न्यूक्स हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हैं। अगर इंडिया हम पे जो है वो न्यूक्लियर अटैक करेगा तो वी हैव दैट कैपेबिलिटी टू, हम भी उस पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, और इसके नतीजे में क्या होगा, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगी, दोनों साइड्स पे तबाही होगी मुकम्मल तौर पे। एंड दैट नीदर साइड इफ़ अटैक्ड फॉर एनी रीज़न बाय द अदर वुड रिटेलिएट विदाउट फेल विद इक्वल और ग्रेटर फोर्स। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर एक साइड अटैक कर देती है तो दूसरी साइड जो है वो रिटेलिएट करेगी। रिटेलिएट का मतलब होता है अटैक बैक करना, ठीक है, आप दोबारा उसको रिस्पॉन्ड करना। अगर आप पे अटैक हो जाता है तो आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं? अटैक बैक करके। दिस इज़ कॉल्ड रिटेलिएशन। और उस रिटेलिएशन में वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि वो जो रिटेलिएशन होगी दैट विल नॉट बी अ फेलियर, बल्कि आप इक्वल स्ट्रेंथ या उससे ज़्यादा फोर्स से आप अटैक बैक कर सकते हैं अपने एनिमी पे। The expected result is an immediate, irreversible escalation of hospitalities resulting in both combatants mutual total and assured destruction। और इसके नतीजे में वो कहते हैं कि जो है वो escalation of hospitalities होगा, ठीक है, जो आपकी हॉस्टिलिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी और दोनों साइड्स पे जो है वो इक्वल डिस्ट्रक्शन का खतरा होगा। द डॉक्ट्राइन फर्दर अज्यूम्स दैट नीदर साइड विल डेयर टू लॉन्च अ फर्स्ट स्ट्राइक। इसमें कहते हैं कि जहाँ पे म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का ख़तरा होता है, जिस जगह दोनों जो अपोनेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि हमारी जो मिलिट्री या न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं वो जो हैं वो सेम है, वहाँ पे क्या करती हैं स्टेट्स, वो दे डू नॉट डेयर टू लॉन्च द फर्स्ट स्ट्राइक। वो क्या करती हैं, वो दूसरे पे फर्स्ट स्ट्राइक लॉन्च नहीं करती। फर्स्ट स्ट्राइक का मतलब होता है पहले अटैक करना, पहले अटैक करने की जुर्रत नहीं करती, बिकॉज अदर साइड विल लॉन्च ऑन वार्निंग। वो कहते हैं कि उनको पता होता है कि जो दूसरी साइड है वो क्या करेगी, वो भी हम पे अटैक लॉन्च कर सकती है। The payoff of the mutual assured destruction doctrine is expected to be tense but stable global peace। वो कहते हैं कि जो म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है इसका पे ऑफ जो है वो बहुत टेंस है, ठीक है। खुदा न खास्ता अगर आप इस डॉक्ट्राइन में चले जाते हैं, आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, दोनों साइड पे मुकम्मल तबाही का ख़तरा होता है। लेकिन वो कहते हैं कि इस ख़तरे की वजह से जो स्टेट्स हैं उनको पता होता है कि ये ख़तरा है, वो इस ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए क्या करती हैं, वो म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की डॉक्ट्राइन को ऑप्ट नहीं करती, वो जो है वो न्यूक्स एक दूसरे पे यूज़ नहीं करती। इसकी वजह से वो कहते हैं कि मैड की वजह से जो ग्लोबल पीस है उसको स्टेबल रखने में मदद मिली है। अगर एक ताकत के पास जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होती और दूसरी के पास ना होती तो जो पहली ताकत है उसको पता होता कि मेरे पास है, दूसरी के पास नहीं है, वो उस पर यूज़ कर सकती थी। लेकिन जब दोनों अपोनेंट के पास आ जाती है, इक्विलिब्रियम आ जाता है और कैपेबिलिटी सेम आ जाती है, तो उससे क्या होता है, वो कहते हैं कि ग्लोबल पीस को स्टेबल रखने में हेल्पफुल हुआ है। The primary application of this doctrine started during the Cold War। वो कहते हैं कि जो ये डॉक्ट्राइन है ये कब स्टार्ट हुआ यूज़ इसका, कोल्ड वॉर में, in which mutual assured destruction was seen as helping to prevent any direct full-scale conflict between the यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन। वो कहते हैं कि मैड जो है बहुत हेल्पफुल साबित हुआ है। म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की जो डॉक्ट्राइन है इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। किस तरह से? क्योंकि वो कहते हैं कि इस डॉक्ट्राइन ने प्रिवेंट किया है जो उस टाइम की जो दो राइवल्स थे यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन को, उनको किसी भी डायरेक्ट फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज होने से इस डॉक्ट्राइन ने बचाया है। क्यों? क्योंकि दोनों को पता था, यूनाइटेड स्टेट्स के पास 1945 में
न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई। उसके बाद सोवियत यूनियन ने 1949 में जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो अचीव कर ली, तो दोनों की जो पावर है उसमें एक इक्विलिब्रियम आ गया। इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ने हाइड्रोजन बम बनाया, उसकी चंद सालों बाद सोवियत यूनियन ने उस जो है बैलेंस को उस पावर को बैलेंस करने के लिए उन्होंने भी हाइड्रोजन बम बताया। वही जो डेटरेंस वाला कॉन्सेप्ट था ना, वही से मिलता जुलता म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है। इसमें उसमें ये था कि दोनों स्टेट्स को पता होता है कि हमारे पास जो है वो कैपेबिलिटी है, एक स्टेट जो है वो दूसरे की पावर को डेटर करती है। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन में ये होता है कि दोनों स्टेट्स को पता होता है कि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट फुल फ्लेज कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गए तो दोनों साइड्स पे इक्वल डिस्ट्रक्शन का खतरा है या इक्वल डिस्ट्रक्शन जो है वो होगी। It was also responsible for the arms race as both nations struggled to keep nuclear parity or at least retain second strike capability. सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि एक मुल्क है उसके पास फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी है कि वो पहले आप पे अटैक कर सकता है, लेकिन आप वही चीज़ बना के सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल कर लेते हैं कि अगर आप हम पे अटैक करेंगे तो हम आप पे अटैक करेंगे विद द सेम कैपेबिलिटी, विद सेम पावर। Although the Cold War ended in early 1990s, the doctrine of mutual assured destruction continues to be applied. कहें कि कोल्ड वॉर तो ख़त्म होगी जिसमें ये कॉन्सेप्ट, ये डॉक्ट्राइन जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जो कॉन्सेप्ट है, जो डॉक्ट्राइन है म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की, इट कंटिन्यूज टू बी अप्लाइड डिफरेंट स्टेट्स पे। उसमें आप इंडिया और पाकिस्तान को देख लें, उसमें आप साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को देख लें, ठीक है। इस तरह से और दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जिनके बीच एक परमानेंट राइवलरी चलती आ रही है, आप उनके बीच देख सकते हैं। मैड एक्चुअली एक्नॉलेज्ड मोर देन जस्ट न्यूक्लियर पैरिटी। उसमें कहते हैं कि सिर्फ न्यूक्लियर पैरिटी को इंश्योर नहीं करता, एक्नॉलेज नहीं करता। बोथ साइड एडमिटेड देयर वल्नरेबिलिटी एंड प्रिपेयर्ड अर्ली थिंकिंग ऑन अ कॉन्सेप्ट दैट लेटर बिकेम नोन एज स्टार वॉर्स। बाद में वो कहते हैं कि इसने क्या किया था, इसने ये काम किया था कि जो दो उस वक्त की राइवल्स थे, जो दो उस वक्त के मेजर पावर्स थी, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो स्टार वॉर्स में इन्वॉल्व हो गए थे। उन्होंने डिफरेंट स्टार्स ट्रीटी साइन की थी, वो एक आर्म्स रेस में चले गए थे। आर्म्स की जो टर्म है ना ARMS, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में वेपन्स के लिए यूज़ होती है। जहाँ पे भी आर्म्स का वर्ड यूज़ हो या आप पढ़ें इंटरनेशनल रिलेशंस में ARMS, तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे वेपन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि स्टार वार शुरू हो गई थी जिसमें आर्म्स रेस दोनों मुल्कों के बीच में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। दोनों जो मुल्क थे वो आर्म्स बिल्ड करने में चले गए थे, अपने वेपन्स अपने बिल्ड करने की तरफ चले गए थे ताकि एक दूसरे की पावर को काउंटर कर सकें, अगर काउंटर ना भी कर सकें तो उसको बैलेंस कर सकें। एज अर्ली एज 1961 फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रॉबर्ट said if we could create an umbrella we would need it no matter what it cost। ठीक है, वो कहते हैं कि हम अपने लिए एक अम्ब्रेला बनाना चाहते हैं। अम्ब्रेला का मतलब यहाँ पे ये थी कि अगर हम खुद को जो है वो डिफेंड कर सकें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस पर कॉस्ट कितनी आती है। इसका यही मतलब है कि वो जो है अपनी मिलिट्री बिल्डअप की तरफ चले गए थे, आर्म्स बिल्डअप, आर्म्स रेस में इन्वॉल्व हो गए थे। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स प्रोटेक्टिंग स्ट्रैटेजिक फोर्सेज रादर देन द पॉपुलेशन appeared to be the morally wrong choice. When MAD lost its domestic credibility, the Reagan administration promised to work towards mutual assured security instead of relying on MAD। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि बाद में उनको रियलाइज़ हो चुका था कि वो किसी गलत चीज़ की तरफ जा रहे हैं, और जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट रेगन, उन्होंने बाद में उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम जो है वो मैड पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बल्कि इंस्टेड ऑफ दैट वी विल फोकस ऑन म्यूचुअल अश्योर्ड सिक्योरिटी। हम सिक्योरिटी को, डिस्ट्रक्शन की बजाय सिक्योरिटी को इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स मैसिव रिटेलिएशन। मैसिव रिटेलिएशन क्या होती है? In 1953, United States President Eisenhower introduced the New Look strategy। अब 1950s में जो है वो कोरियन वॉर हो रही थी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन, जो उस टाइम की दो मेजर पावर्स थी, उनके बीच में जो है वो कोल्ड वॉर चल रही थी और दे वर फाइटिंग इन कोरिया, कोरियन वॉर।
हो रही थी इस एरा में, जिस एरा में जो आइजनहावर थे वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने एक न्यू लुक स्ट्रैटेजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब हम देखते हैं कि इस न्यू लुक स्ट्रैटेजी में था का क्या। इट वॉज बेस्ड अपॉन मैसिव रिटेलिएशन। ठीक है, कहते हैं कि जो न्यू लुक स्ट्रैटेजी थी या प्रेसिडेंट आइजनहावर ने जो इंट्रोड्यूस की थी, इट वाज बेस्ड ऑन मैसिव रिटेलिएशन। मैसिव रिटेलिएशन टर्म से ही बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इसका मतलब क्या है। इट स्टेटेड दैट द मैनिफेस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू यूज इट्स एटॉमिक कैपेबिलिटी एंड मैसिव रिटेलिएशनरी स्ट्राइकिंग पावर इफ द एरिया इज अटैक। इस मैसिव रिटेलिएशन में ये था, प्रेसिडेंट आइजनहावर ने कहा था कि अगर हमारी एरिया पे, हमारे लैंड पे, हमारे मुल्क पे अटैक हुआ तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या करेगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विल यूज़ इट्स एटॉमिक कैपेबिलिटी, अपनी एटॉमिक कैपेबिलिटी को यूज़ करेगा और मैसिवली जो है रिटेलिएट करेगा, स्ट्राइक बैक करेगा। मैसिव रिटेलिएशन में का मतलब है कि वी विल यूज़ ऑल मीन्स ऑफ नेशनल पावर। ठीक है, हम अपने ऑल मीन्स ऑफ नेशनल पावर को यूज़ करेंगे, हम मैसिवली फोर्सफुली रिटेलिएट करेंगे। रिटेलिएट का मैंने आपको पहले ही बताया है क्या मतलब होता है कि अगर आप अटैक हो जाए तो आप उस अटैक के जवाब में जो रिस्पॉन्ड करते हैं, जो अटैक बैक करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिटेलिएशन। तो यही उसमें कहा था उन्होंने कि अगर हमारे मुल्क पे अटैक किया गया किसी भी बाहर की ताकत की तरफ से तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल मैसिवली रिटेलिएट। ठीक है, मैसिवली से मुराद यहाँ पे वी विल यूज़ ऑल मीन्स ऑफ आवर नेशनल पावर। यहाँ तक कि उन्होंने एटॉमिक कैपेबिलिटी की बात कर दी थी कि हम एटॉमिक कैपेबिलिटी भी यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ द टर्म ऑफ मैसिव रिटेलिएशन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट आइजनहावर ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई थी। Essentially, the US proclaimed that any attack, no matter how small, would be met with force disproportionate to the original attack. आगे उसने उसी चीज़ को थोड़ा सा क्लियर किया है। वो कहता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कहा था कि हम पे कोई भी अटैक, ख्वाह वो छोटा अटैक हो या बड़ा अटैक हो, तो विद डिसप्रोपोर्शनिएट फोर्स के साथ हम ओरिजिनल अटैक की जो है वो उसको रिटेलिएट करेंगे। इसका मतलब यही है कि हम मैसिवली रिटेलिएट करेंगे, हम फोर्सफुली रिटेलिएट करेंगे। Now moving towards the last concept, that is flexible response. अब जो फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उन्होंने इसकी बात की थी। प्रेसिडेंट कैनेडी पुट टुगेदर अ टास्क फोर्स टू कम अप विद अ न्यू पॉलिसी फॉर द कोल्ड वॉर दैट डिड नॉट सोली रिलाई ऑन न्यूक्लियर वेपन्स। उन्होंने कहा था कि एक ऐसी टास्क फोर्स बनाई थी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप एक न्यू पॉलिसी बनाएं जो सिर्फ जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उस पर रिलाई ना करे। द न्यू पॉलिसी फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स वाज रोल्ड आउट इन 1961। हाउएवर द न्यू पॉलिसी, जिसको उन्होंने फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स का नाम दिया था, आगे हम देखते हैं कि वो क्या थी। इट वाज रोल्ड आउट इन 1961। Flexible response allowed the United States to respond to communist aggression with a variety of diplomatic, political and military strategy. ठीक है, अब फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स का ये मतलब है कि आप फ्लेक्सिबली रिस्पॉन्स करें किसके अगेंस्ट, अपने अपोनेंट के अगेंस्ट। और उस टाइम उनका अपोनेंट, उनका एनिमी, उनका राइवल कौन था? दैट वाज द कम्युनिस्ट रजीम, यूएसएसआर का, सोवियत यूनियन का, जिसको इस टाइम रशिया कहते हैं। आप याद रखिएगा कि रशिया को कोल्ड वॉर में जो है वो सोवियत यूनियन या यूएसएसआर कहा जाता था। रशिया बना 1991 में, जब उसकी डिसइंटीग्रेशन हुई तब उसका नाम रशिया पड़ा। उससे पहले उसको सोवियत यूनियन या यूएसएसआर कहते थे। कम्युनिस्ट रजीम का वो कहते हैं कि कोई भी जो एग्रेशन होगा उसको हम रिस्पॉन्स करेंगे वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज़ के साथ। अब उन वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज़ में कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ आ जाती हैं? डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज़, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़। इसको उन्होंने नाम दिया था फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स का। It stated that the US would customize a response to conflict that would be proportional and not limited to the use of nuclear arms, such as cancelling aid to other nations, strengthening diplomatic ties with allies, or using conventional military troops. Perhaps most importantly, President Kennedy increased the military budget to develop new weapons, which would enable his administration to tailor a response to a direct attack or limited war on other side of the world। ठीक है, इसमें अब उन्होंने यही बात की थी कि हम फ्लेक्सिबली रिस्पॉन्स करेंगे, हम सिर्फ
जो है अपनी वो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ पे रिलाई नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ भी अप्लाई करेंगे। अब डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ में क्या आ जाता है, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ में तो उनकी वही जो वेपन्स और न्यूक्लियर आर्म्स की स्ट्रैटेजीज़ थी वो आ जाती हैं। अब मिलिट्री डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ में उन्होंने कहा था कि हम एड देना कैंसिल कर देंगे उन मुल्कों को जो हमारे जो राइवल्स होंगे उनके साथ होंगी, और हम डिप्लोमेटिक टाइज स्ट्रेंथन करेंगे अपने एलाइज़ के साथ, ठीक है, अपने इत्तेहादियों के साथ, और हम कन्वेंशनल जो है वो मिलिट्री ट्रूप्स भी यूज़ करेंगे। ये एक फ्लेक्सिबल रिस्पांस की पॉलिसी थी जो जॉन एफ कैनेडी जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका थे प्रेसिडेंट थे, उनकी तरफ से दी गई थी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। सो ये जो तीन हमने टर्म्स डिस्कस की हैं, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैसिव रिटेलिएशन और फ्लेक्सिबल रिस्पांस की, ये बेसिकली जो कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड था उसमें ये जो टर्म्स है ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, और मोस्टली ये जो टर्म्स है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आए, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।